हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम नीट और जेई का एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में सबसे पहले हम ऐसे चैप्टर्स कवर करेंगे जो आपके लिए डू और डाई चैप्टर हैं। डू और डाई चैप्टर से मतलब है ऐसे चैप्टर्स जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है। जैसे आप जो नीट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे नीट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है फिजिक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट लगता है। कई सारे बच्चों को, सभी की बात नहीं करता हूं मैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं, मोर देन 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फिजिक्स में प्रॉब्लम्स होती है। तो इस क्रैश कोर्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम कोशिश करेंगे आपकी कि 180 में से आप इजी गोइंग 120 मार्क्स कवर कर सकें। ठीक है, 180 में से 120 मार्क्स बड़े इजी गोइंग आप कवर कर सकते हैं इससे। दूसरा, जो जेई के बच्चे हैं उनका, ये तो इनिशियली हमने ये डू और डाई चैप्टर से स्टार्ट किया है। डू और डाई चैप्टर भी अगर आप कंप्लीट करते जाते हो, जो मैं एक एनालिटिक्स का वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप देखना 120 मार्क्स बड़ी इजी गोइंग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो फॉर्मूले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले, अगर आप इनको भी पढ़ते हो अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को और फॉर्मूलेस को, तब भी आपके ये मार्क्स कवर हो जाएंगे। ओके, अगर आप अच्छे से क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कवर करते हैं, फॉर्मूले भी कवर करते हैं, तो मोर देन 60% पेपर आपका बेसिक होता है जो इससे कवर हो जाएगा, मोर देन 60%। ठीक है, इसके बाद आपका जो 25% पेपर होता है वो मीडियम होगा, थोड़ा सा उसके लिए अच्छे से स्टडी करनी होगी। सेम कॉन्सेप्ट आपका जेई के लिए भी होगा। जेई में आपका जो 120 मार्क्स हैं उसमें से अगर आप इसको कवर करते हो तो इजी गोइंग 95 to 90 नंबर आ जाएंगे आपके। 90 to 95 मार्क्स बड़ी इजी गोइंग ला सकते हैं आप। बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको डेली के डेली कंप्लीट करना है, उसको पेंडिंग नहीं करना है, कंप्लीट लेक्चर देखना है और कंप्लीट करना है। जैसे कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल डू और डाई चैप्टर हैं, लाइक लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन के गति के नियम, 3 क्वेश्चन आए थे बैक ईयर में। अगर हम देखें इसमें 3 क्वेश्चन आए थे एक ही चैप्टर से। सेम जेई में भी, जेई में इसका थोड़ा सा कम वेटेज है, 1 क्वेश्चन आएगा, बट जैसे एटम है, ओके, न्यूक्लियाई है, सेमीकंडक्टर है, ये इजी चैप्टर्स हैं और वेटेज बहुत ज्यादा है इनका। इस कारण से हम इन्हीं चैप्टर्स को पहले कवर करते हुए चलेंगे। फिर भी अगर हमारे पास टाइम बचता है तो हम और आगे भी आपके मार्क्स इससे भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप पढ़ते रहिए। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला चैप्टर ले रहे हैं इसमें, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। पहला चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, कौन सा है? लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। काफी बेसिक चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। हमने बेटा यहाँ पे मोशन इन स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि ये काफी बड़ा चैप्टर है, मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन ए प्लेन, और आपका जो वेटेज है वो केवल 1 मार्क्स का है। 1 मार्क्स होता है जेई में से और नीट में भी। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। आपका ये पहला चैप्टर है, काफी अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, न्यूटन के गति के नियम, गति के नियम, और वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो हमने स्टार्ट किया न्यूटन के गति के नियम। तो सिंपली सबसे पहले हम डिफाइन करें कि फोर्स क्या होगा, बल किसे कहते हैं, फोर्स, व्हाट इज फोर्स, बल किसे कहते हैं। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, पुश और पुल ऑफ ए बॉडी, पुश और पुल। ठीक है, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना, पुश और पुल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स। सिंपल, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, आपको ये बेसिक चीज भी आपको आना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, तो सिंपली अगर हम डिफाइन करें कि व्हाट इज फोर्स, तो सिंपली पुश और पुल इज कॉल्ड एज फोर्स। अब हम देखें यहाँ पे कि यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगी, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स, बल की इकाई क्या होगी। सो फोर्स की यूनिट अगर आप एसआई सिस्टम में लिखते हैं देन इट इज न्यूटन। एसआई सिस्टम में क्या होगी, न्यूटन, एन से रिप्रेजेंट करेंगे। और सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम की बात करें तो डाइन, सीजीएस सिस्टम में क्या होगी, डाइन होगी। किसमें, सीजीएस में। हिंदी में आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, डाइन। ठीक है, तो ये फोर्स की यूनिट हो गई। इसके अलावा
फोर्स क्या है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी राशि है, सदिश राशि है, कैसी राशि है, सदिश राशि है। अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो फोर्स में जो इंपॉर्टेंट बात है वो तीन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर है तो वेक्टर में आपको तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहला है मैग्नीट्यूड, मतलब परिमाण होगा, इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, क्या होगा, परिमाण होगा। दूसरी चीज मैग्नीट्यूड के बाद डायरेक्शन, क्या, डायरेक्शन, दिशा होगी, क्या होगी, दिशा होगी। और तीसरी चीज जो होगी वो होगी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो बिंदु जहां हम बल लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, बल लगाने वाले बिंदु, ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इसके बाद देखिए कई बार आप जब क्वेश्चन करते हैं तो एग्जामिनर थोड़ा सा इसमें अलग यूनिट लिख के देता है। क्या लिखेगा वो, केजी वेट, अदर यूनिट ऑफ फोर्स, हम ऐसे कह सकते हैं, क्या, अदर यूनिट्स ऑफ फोर्स, अदर यूनिट्स ऑफ फोर्स। इसके अलावा फोर्स की और जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होंगी, अदर यूनिट्स ऑफ फोर्स में बात करें तो एक आएगी आपकी बेटा केजी वेट, क्या होती है, केजी वेट, 1 केजी वेट, ऐसे लिखा होगा 1 केजी वेट, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 केजी एफ, ओके, किलोग्राम वेट, 1 केजी वेट या 1 किलोग्राम फोर्स, ठीक है, केजी एफ आपको ऐसे लिखा होगा। जब आप केजी वेट को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, आपको फाइनली इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है, सो दिस इज 9.8 न्यूटन। 1 केजी वेट को अगर आप कन्वर्ट करोगे, केजी वेट को कन्वर्ट करोगे तो ये क्या होगा, या 1 केजीएफ को कन्वर्ट करोगे तो 9.8 न्यूटन। समटाइम्स कई बार आप इसको क्या कर सकते हैं, 10 न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये कुछ यूनिट है फोर्स की, दूसरी यूनिट है फोर्स की, क्या, 1 केजी वेट या क्या, 1 केजीएफ, 1 केजी वेट या 1 केजीएफ इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 9.8 न्यूटन। इसके अलावा भी एक और यूनिट होती है 1 ग्राम वेट, क्योंकि 1 ग्राम वेट और ग्राम वेट, या आप इसको कह सकते हैं 1 जीएफ। आप इसको कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा आपका 980 डाइन। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे, बदलोगे दूसरे यूनिट्स में, तो क्या बनेगा, 980 डाइन, क्या बनेगा, 980 डाइन। एक और यूनिट की बात करता हूं मैं फोर्स की, वो क्या होगी, न्यूटन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू आपका जो रिलेशन होता है वो होता है 10 की पावर 5 डाइन। एक न्यूटन में क्या संबंध होता है, न्यूटन और डाइन में, एक न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन। कितना डाइन होता है, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच, 10 टू दी पावर 5 डाइन। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, ठीक है, ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। अब देखिए बेसिकली इसके आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट है इनर्शिया, जड़त्व। क्या है, इनर्शिया या क्या है, जड़त्व। ध्यान दीजिए इनर्शिया क्या होगा या जड़त्व क्या होगा, इसकी बात करते हैं। इनर्शिया और जड़त्व, इनर्शिया और जड़त्व क्या होगा। देखिए इनर्शिया की बात करूं मैं अगर, कि इनर्शिया, व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया या जड़त्व। इनर्शिया क्या होता है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, ठीक है, दैट इज बॉडी विल नॉट अपोज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन इटसेल्फ, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी में चेंज करना नहीं चाहेगी स्वयं से। क्या होता है जड़त्व, किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं से अपनी अवस्था परिवर्तन ना कर सके, या वो वस्तु अपने अवस्था परिवर्तन का क्या करे, विरोध करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेस देयर स्टेट्स ऑफ चेंज, ठीक है, दैट इज स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन टू स्टेट ऑफ रेस्ट बाय ओन। स्वयं से क्या करे, इनर्शिया क्या होता है, जब कोई वस्तु स्वयं से अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, उसको हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। तो इनर्शिया इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 टाइप का होता है ये इनर्शिया, ठीक है, ये 3 पार्ट्स होते हैं इनर्शिया के। पहला पार्ट जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जिसको आप कहेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
स्थिर अवस्था का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्थिर अवस्था का जड़त्व, नोट करते जाएं साथ में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन गतिशील अवस्था का जड़त्व। दूसरा क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या कहते हैं आप इसको? गतिशील अवस्था का जड़त्व। तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व। ठीक है, सो हम सबसे पहले बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। किसकी बात करते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस देयर स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, inertia of rest is the property of body due to which the body opposes their state of rest to state of motion. That is, a body at rest it will continue to be rest. कहने का मतलब है inertia of rest क्या होता है? स्थिर अवस्था का जड़त्व क्या होता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहना चाहती है, स्वयं से वो गतिशील अवस्था में नहीं आ सकती, या गतिशील अवस्था में आएगी तो उसका विरोध करेगी। गतिशील अवस्था में आने का क्या करेगी? विरोध करेगी। इसको अपन कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अपोजेस देयर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, मतलब किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं अपनी स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आने का विरोध करे, उसको अपन कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो, जैसे इसका एग्जांपल देखें। अब कई बार ये बेसिक चीजें भी पूछ ली जाती हैं, सो हम इसके एग्जांपल की बात करें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जांपल की बात करें तो देखो, पहला एग्जांपल आप क्या कहोगे इसमें? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होगा कि whenever a passenger sitting in a bus, when bus suddenly start, then he feel jerk in backward direction। जब कोई व्यक्ति जो है वो क्या है, स्थिर बस में बैठा हुआ है और क्या होता है, बस अचानक चल जाए, बस के अचानक चलने पर उसको कहां? पीछे की ओर धक्का लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा प्रॉपर्टी को चेंज होने में, इनर्शिया को चेंज करने में, प्रॉपर्टी को चेंज होने में टाइम लगेगा। इट टेक वेरी स्मॉल टाइम। बट जैसे ही अगर कोई व्यक्ति उसमें बैठा हुआ था बस में, सो इट इज इन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस सडनली स्टार्ट हो गई, ठीक है, सडनली स्टार्ट हो गई तो बस इज इन मोशन। अब जो बॉडी है, किसी भी व्यक्ति की बॉडी है, उसको स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में आने में टाइम लगेगा। क्यों? उसके कारण, इनर्शिया के कारण। बिकॉज वो कौन सी कंडीशन में है? रेस्ट में है, स्थिर में है। तो उसकी बॉडी क्या करेगी? स्टेट ऑफ रेस्ट टू स्टेट ऑफ मोशन का अपोज करेगी। इस कारण से उसको क्या होगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा? जर्क लगेगा, पीछे की तरफ धक्का लगेगा। और देखिए इसका एग्जांपल, व्हेन वी फील द सडन जर्क, व्हेन एक ग्लास लिया हमने और ग्लास के ऊपर क्या किया, एक प्लेइंग कार्ड रखा, उसके ऊपर एक सिक्का रखा। जैसे ही आप उसको जर्क, सडन जर्क देंगे, देन कॉइन विल फॉल इनटू द ग्लास। तो जो सिक्का है वो क्या होगा? ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जैसे कार्ड को जर्क मारा, ऐसे जर्क मारा कार्ड को, तो वो तो मोशन में आ गया। बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण जो सिक्का था वो कैसा रहा? रेस्ट में रहा। कैसा है वो? रेस्ट में है। इस कारण दैट्स व्हाई दे फॉल इनटू द ग्लास, इस कारण वो ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। व्हेन वी शेकन द ट्री, जब भी किसी पेड़ को हिलाते हैं तो उससे क्या होते हैं? फल नीचे गिर जाते हैं। ये भी इसका एक एग्जांपल है ना। व्हेन वी बीटिंग द ब्लैंकेट विद द स्टिक, ठीक है, जब भी किसी कंबल को, ठीक है, हम क्या करें? डंडे से पीटे तो उससे क्या होंगे? डस्ट पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? नीचे गिर जाते हैं। वो भी किसके कारण? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो आप ये एग्जांपल्स याद रखिएगा। दूसरा है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, गतिशील अवस्था का जड़त्व। गतिशील अवस्था का जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु स्वयं अपनी गतिशील अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। मतलब कोई गतिशील है वस्तु तो वो गतिशील ही रहना चाहेगी। क्या बताया? इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी अपोजेस देयर स्टेट ऑफ मोशन टू चेंज देयर स्टेट ऑफ मोशन। मतलब स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने का क्या करेगी? अपोज करेगी। इसको हम क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन, गतिशील अवस्था का जड़त्व।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसका एग्जाम्पल लें, क्या है कि अ पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस एंड द ड्राइवर सडनली अप्लाई ब्रेक देन ही लीन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की तरफ गिर जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति क्या है, गतिशील बस में बैठा हुआ है, गति कर रही है वो बस, और वो जो ड्राइवर है वो क्या करे, उसके अचानक ब्रेक लगाए। जैसे ही वो ब्रेक लगाएगा तो जो व्यक्ति बैठा हुआ है वो क्या होगा, आगे की तरफ गिर जाएगा। कहां गिरेगा, आगे की तरफ गिर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण, क्योंकि उसकी बॉडी भी बस के साथ क्या हो गई, गतिशील हो गई, मोशन में आ गई। अब जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाए तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है वो तो मोशन में रहेगा, उसकी बॉडी क्या होगी, मोशन में रहेगी, जो फीट है ऊपर वाला पार्ट है। क्यों, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। इस कारण वो क्या होगा, आगे की तरफ गिर जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी तुरंत रेस्ट में नहीं आ पाएगी। हमने कहा ना, इनर्शिया को ट्रांसफर होने में टाइम लगेगा, इट टेक वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। इस कारण से दैट्स व्हाई ही लीन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और भी देखो, एन एथलीट, ठीक है, एन एथलीट मूविंग सम डिस्टेंस, ठीक है, या रनिंग सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग द लॉन्ग जंप। जब भी कोई एथलीट है वो लंबी कूद लेने से पहले क्या होता है, कुछ दूरी को दौड़कर आता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण उसकी बॉडी क्या आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, तो वो क्या होगा, लंबी दूरी तक जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये भी इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच बॉडी अपोजेस देयर चेंज इन डायरेक्शन। बॉडी क्या करेगी, स्वयं से वो बॉडी क्या होगी, स्वयं से अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करना चाहती है, वो क्या करेगी, डायरेक्शन का अपोज करेगी। मतलब कोई गतिशील वस्तु क्या होगी, अपने दिशा परिवर्तन का विरोध करेगी। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वो गतिशील वस्तु दिशा परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है, उसको क्या कहते हैं हम, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ओके। जैसे देखो इसका एग्जांपल ले, हमने क्या किया, एक पत्थर को धागे से बांधकर ऐसे सर्कुलर लूप में घुमा रहे हैं, ऐसे वृत्त में घुमा रहे हैं। अचानक क्या होगा, या तो आपकी रस्सी टूट जाए, जो स्ट्रिंग है वो क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, स्ट्रिंग क्या है, टूट जाए, रस्सी टूट जाए, या धागे में से पत्थर निकल जाए। तो आप जैसे ऐसे सर्कुलर घुमा रहे थे, जिस पॉइंट पर भी ये प्रोसेस होगी, आपकी रस्सी टूट जाती है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। जैसे आप रस्सी टूट जाती है तो सपोज दैट ये ऐसे मूव कर रहा है। अब सपोज दैट इस पॉइंट पर आपकी स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, देन इट मूव्स इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि यहां पर रस्सी टूटी, एक दो चक्कर पूरे करेगा पहले आराम से, फिर नीचे गिरेगा। ओके, क्या होगा, जिस पॉइंट पर भी आपकी स्ट्रिंग ब्रेक होगी, देन द स्टोन मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दैट्स, ये इसका एक एग्जांपल हो गया। और देखिए, व्हेन, जब आप किसी कार में या बस में बैठे हुए हैं और उस कार या बस क्या करती है, मुड़ती है कहीं पे, तो आपको क्या होता है, सर्कुलर पाथ के अवे फ्रॉम द सर्कुलर पाथ क्या होगा, आप पे फोर्स एक्ट करता है। ठीक है, क्या होगा, जब भी बल लगेगा, जैसे आप किसी गतिशील वाहन में बैठे हुए और वो अचानक मुड़ जाता है, ठीक है, देन आपको क्या होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ एक फोर्स एक्ट करेगा। अगर मान लो आप वो टू व्हीलर में हैं, उसका जो दरवाजा वो खोल दिया जाए तो आप बाहर की तरफ चले जाओगे। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होगा ये, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। इनर्शिया के बारे में क्या करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इनर्शिया इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। क्या आपको बताया, इनर्शिया is a property of body which present due to mass of the body. Okay, inertia क्या बताया आपको, inertia is the property of body, is not a physical quantity. Inertia is not a physical quantity, it is a property of body. ये कोई भौतिक राशि नहीं है, ये वस्तु का एक गुण होता है। Inertia क्या है, वस्तु का एक गुण है, which present due to mass of body, जो किसके कारण, इसके मास के कारण प्रेजेंट होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, it is a property of, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। इनर्शिया कोई भौतिक राशि नहीं है। ठीक है, क्या है, ये एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, जो किसके कारण, बॉडी के द्रव्यमान के कारण, किसी पिंड के द्रव्यमान के कारण उसमें प्रेजेंट होती है। सेकंड इंपोर्टेंट पॉइंट है, इट हैज
नो यूनिट एंड डायमेंशन, इट हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन। इनर्शिया की ना तो कोई यूनिट होगी ना ही कोई डायमेंशन होगा। थर्ड इंपॉर्टेंट बात है कि हमने दो बॉडीज ली, एक रेस्ट में है एंड सेकंड वन इज इन मोशन। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने दो बॉडी ली, दो वस्तुएं ली, एक गतिशील अवस्था में है, एक स्थिर अवस्था में है। वी हैव टू टेकन टू बॉडी, फर्स्ट वन इज इन मोशन एंड सेकंड वन इज एट रेस्ट, लेकिन दोनों का इनर्शिया सेम होगा, बट द इनर्शिया ऑफ बोथ बॉडी विल बी सेम इफ दे हैव सेम मास। क्या होगा, यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तु हैं, एक गतिशील अवस्था में है और दूसरी स्थिर अवस्था में है, तो उनका जो जड़त्व है वो दोनों का क्या होगा, समान होगा। दोनों का जड़त्व क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा, क्योंकि ये वस्तु का गुण होता है, वस्तु का गुण होता है, ठीक है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो अगर दोनों का द्रव्यमान समान है तो इनका इनर्शिया भी क्या होगा, समान होगा। इनर्शिया क्या होगा, सेम होगा। जड़त्व क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसके बेस पे फर्स्ट लॉ आया कि कौन सा लॉ आया, फर्स्ट लॉ आया, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, हमने क्या लिखा, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन की गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का क्या पहला नियम या जड़त्व का नियम। क्या कहता है ये लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट और इट इज इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू इन मोशन। अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट और अ बॉडी इज इन मोशन देन इट विल कंटिन्यू इन मोशन until an external force is not applied on the body। न्यूटन की गति का पहला नियम या जड़त्व का नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी और गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल आरोपित ना किया जाए। क्या कहा, अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट विल कंटिन्यू टू बी रेस्ट और ये बॉडी इज इन मोशन then it will continue in motion until an unbalanced external force is not applied on the body। क्या बताया, कोई बॉडी रेस्ट में है, स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल आरोपित ना किया जाए। बात समझ में आ गई, इसको अपन कहते हैं न्यूटन की गति का पहला नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट है मोमेंटम। क्या है, मोमेंटम। नेक्स्ट क्या है, मोमेंटम, संवेग। क्या है, मोमेंटम, क्या कहते हैं इसको, संवेग। सिंपल संवेग की बात करें, मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, फिर ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि है। तो हम लिखेंगे p वेक्टर इक्वल टू m इंटू v वेक्टर, क्योंकि मास तो स्केलर क्वांटिटी है तो आप क्या लिखेंगे, p वेक्टर इक्वल टू m v वेक्टर। ओके, अच्छा, p वेक्टर इक्वल टू m इंटू v वेक्टर हो गया एंड द वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी, सो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। अगर ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी और इसकी दिशा हमेशा वस्तु के वेग की दिशा में होती है। किसकी दिशा में होती है, वस्तु के वेग की दिशा में होती है। फिर देखो इसकी यूनिट की बात करें हम, यूनिट क्या होगा मोमेंटम का, इकाई क्या होगी, तो p इक्वल टू mv, द्रव्यमान की किलोग्राम और वेग की मीटर पर सेकंड, मास की किलोग्राम एंड वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड। ये एसआई सिस्टम में हो गया। अगर आप सीजीएस सिस्टम की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। ओके, डायमेंशन की बात कर लेते हैं, सिंपल डायमेंशन। वैसे तो आप एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ सकते हैं, एक क्वेश्चन आता भी है इस पे। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होगा, p इक्वल टू mv, सो ये हो जाएगा m/l/t-1। ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी, किसकी, मोमेंटम की, मोमेंटम की। ओके, ठीक है,
अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, एक बात और ग्राफ जरूर याद रखना, P इक्वल टू आपने क्या पढ़ा? mb। P इक्वल टू क्या पढ़ा? mb। सो एक मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, देन P प्रोपोर्शनल टू v। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा। जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल है, देन ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। बट इफ अगर हम ऐसा कहें मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, सो mb इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन मास ऑफ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो एक बेसिक क्वेश्चन बना सकते हैं कि टू बॉडी, वन ऑफ हेवियर मास एंड अदर ऑफ लोअर मास, दो वस्तुएं हैं, एक ज्यादा द्रव्यमान की है, कम द्रव्यमान की है, किसका वेग ज्यादा होगा? वेग किसका ज्यादा होगा? जिसका द्रव्यमान कम हो, क्योंकि v इनवर्सली है m के, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका वेग क्या होगा? कम। और जिसका मतलब लाइटर बॉडी जो होगी वो ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर सकती है। अगर आपसे कहें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये m हो गया, ये v हो गया, कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इसकी बात करते हैं, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, एंड चेंज इन मोमेंटम विल टेक्स प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। फिर से ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं F इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ है। ऐसा नहीं है। क्या बताया आपको? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। ठीक है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य की दिशा में होती है। वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बाह्य बल की दिशा में होती है। ठीक है, किसी वस्तु पर, या ऐसे भी कह सकते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बाह्य बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होती है। ओके, तो यहां से आपकी, यहां से प्रोपोर्शनल को हटाए तो k dp अपॉन dt, और k जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसकी हमेशा वैल्यू क्या होती है? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है हमेशा? इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो आपका फोर्स बनेगा F इक्वल टू dp अपॉन dt। और मोमेंटम आपने पढ़ा है, मोमेंटम P इक्वल टू व्हाट? mb। अगर मोमेंटम P इक्वल टू mb है तो dy dt हो जाएगा आपका किसका? m इंटू v। अच्छा, dy dt किसका? m इंटू v। अब आपकी यहां से दो कंडीशन बनेंगी। कितनी कंडीशन होंगी? F इक्वल टू dy dt क्या? m इंटू v। ये दो कंडीशन क्या क्या है? फर्स्ट कंडीशन है इफ मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, इफ मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, यदि वस्तु का द्रव्यमान नियत है, जो 90% केसेस में होता है, यदि वस्तु का द्रव्यमान नियत है, इफ मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, तो आपका जो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल टू dy dt mb। अब आपका मास कांस्टेंट है, तो मास कांस्टेंट है तो क्या बचेगा? m को बाहर निकाल दिया, dv by dt, m को बाहर लिखा, ये क्या बना? dv by dt। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर क्या होता है? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को आप क्या कहते हो? त्वरण। तो F इक्वल टू ma ऐसे आ गया। 90% केसेस में आपको यही यूज करना है। क्या? F इज इक्वल टू ma। फिर देखिए नेक्स्ट है इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, यदि किसी वस्तु का वेग नियत है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, किसी वस्तु का क्या नियत है? वेग नियत है, किसी वस्तु का वेग नियत है। तो देखिए वेलोसिटी कांस्टेंट है तो फोर्स क्या आएगा? F इक्वल टू dy dt mv। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v को आप बाहर लिखेंगे और ये बन जाएगा dm by dt। ये फोर्स क्या बन जाएगा? dm by dt। ये भी यूज होता है, जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गया। ओके, कन्वेयर बेल्ट में हम इसका उपयोग करते हैं F इक्वल टू v dm by dt।
कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? एक ऐसा बेल्ट जिस पर क्या हो, कोई सामान हम एक जगह से रख के दूसरी जगह पहुंचाते हैं, ठीक है, तो वो नीचे गिरता जाता है उस वो बॉडी, ठीक है, तो उसका मास कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो कन्वेयर बेल्ट हो गया। रॉकेट प्रोपल्सन में भी यही फॉर्मूला काम आएगा। रॉकेट प्रोपल्सन क्या होता है कि रॉकेट का जो कंबशन चेंबर है, दहन कक्ष है, उसमें हम क्या करते हैं, गैसों को क्या करते हैं, कंबशन करते हैं, गैसों को जलाते हैं, जिससे वो गैसें तीव्र वेग से, हाई वेलोसिटी से नीचे की तरफ निकलती हैं, ओके, और रॉकेट पे एक थ्रस्ट एक्ट करता है, सो इट मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो रॉकेट का टोटल मास कम हो रहा है, जैसे जैसे गैस कंबशन होगा, गैसों का दहन होगा जैसे जैसे, तो उसका मास क्या हो जाएगा रॉकेट का, धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम होगा, तो ये फॉर्मूले का यूज करेंगे, F = V dm/dt। तो कुछ केसेस में इसका भी यूज करते हैं, ओके। तो न्यूटन सेकंड लॉ तो क्या कहता है, न्यूटन की गति का नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है, सिंपली dp = dp/dt। अब हमने इसमें दो कंडीशन ये लगा दी, ठीक है, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद हम बात करते हैं इंपल्स की। किसकी बात करते हैं, इंपल्स की। इंपल्स क्या होता है, आवेग क्या होता है, उसकी बात करते हैं। ये हम बेसिक पोर्शन पढ़ लेंगे, उसके बाद इनके सारे न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो इसकी बात कर रहे हैं हम, इंपल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इंपल्स की बात करते हैं, इंपल्स की बात करते हैं, किसकी, इंपल्स की बात करते हैं, आवेग की बात करते हैं। तो देखो इंपल्स, आवेग, आवेग, इंपल्स क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। क्या बताया, whenever the force applied on the body for very small time interval, जब भी किसी वस्तु पर बहुत अल्प समय के लिए बल आरोपित किया जाता है, whenever the force applied on the body for very small time interval, जब भी किसी वस्तु पर बहुत अल्प समय के लिए बल आरोपित किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होना चाहिए। क्या बताया आपको, whenever a force applied on the body for very small time interval and its effect become large, then the product of force and time interval is called impulse। जब भी किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए बल आरोपित किया जाता है, उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है, उसको आप तब बल और अल्प समय अंतराल का गुणनफल आपका क्या कहलाता है, आवेग कहलाता है। इसकी यूनिट की बात करें, अगर इंपल्स की यूनिट की बात करें, तो इंपल्स की यूनिट क्या होती है, I = न्यूटन × सेकेंड। डायमेंशन की बात करें, विमा की बात करें, किसकी डायमेंशन क्या बनेगी, तो ये क्या हो जाएगा, I = फोर्स की डायमेंशन mL/t-2 टाइम की t, तो आप मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा mL/t-1, ये इसकी डायमेंशन आ गई, ठीक है। फिर देखिए आगे, इसके बाद इंपल्स चेंज इन मोमेंटम थ्योरम क्या है, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम थ्योरम, ठीक है। इंपल्स संवेग परिवर्तन प्रमेय, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम थ्योरम, ओके। सो सिंपली हमने क्या पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F = dp/dt, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आप इसका इधर मल्टीप्लाई करें, सो dp = f dt, dp = क्या, f dt, ओके। अच्छा, dp = f dt, if momentum is act on the body, change body from p1 to p2, then this momentum change in time t1 to t2, ठीक है। क्या बताया कि अगर कोई बॉडी है, हमने न्यूटन के सेकंड लॉ में ऐसा पढ़ा था कि जो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है बॉडी पर, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। किसी वस्तु पर जो बाह्य कार्य करता है उसके संवेग परिवर्तन के बराबर है। आपने इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो dp = f dt आ जाएगा। dp, अब मोमेंटम कैसे p1 से p2 तक चेंज होगा, तो ये टाइम कैसे t1 से t2 तक, f dt, ठीक है। डिफरेंशिएट इंटीग्रेट किया आपने तो p आ जाएगा p1 से p2 इज इक्वल टू f कांस्टेंट है, इसका t का dt का डिफरेंशियल t आ जाएगा t1 से t2।
अब आप इसमें लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट T2 माइनस T1 इक्वल टू F, और ये बनेगा T2 माइनस T1। तो आपका जो मोमेंटम आया, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इज इक्वल टू F डेल्टा T, और F डेल्टा T क्या होता है आपका, इंपल्स होता है। सो I इज इक्वल टू आप क्या कहते हो, डेल्टा P। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम थ्योरम, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम थ्योरम। अच्छा, अब देखिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट, फिर हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या है आपका, ये कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। रेखीय संवेग संरक्षण का नियम क्या है, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करें तो ये क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी देन टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बताया आपको, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा है ना आपने, dp वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू f वेक्टर एक्सटर्नल, ठीक है। सो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब भी किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, जब भी किसी वस्तु पर हम क्या करें, कोई बाह्य बल आरोपित ना करें, किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, तो क्या होगा, उसका कुल संवेग हमेशा नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। दैट इज कोई बाह्य बल नहीं लगा रहे तो एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ही नहीं रहे। सो व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, देन टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो उसका कुल संवेग हमेशा नियत रहता है। क्या बताया, वस्तु का कुल संवेग हमेशा नियत रहता है। कैसे, देखो आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो ये जीरो हो गया। अब जीरो यहां पर हो गया, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, जीरो हो गई। तो जीरो हो गई तो क्या कह सकते हैं हम कि dp वेक्टर बाय dt की वैल्यू जीरो है, मतलब dy dt ऑफ p, dy dt ऑफ p का क्या है, डिफरेंशियल जीरो है। और p का डिफरेंशियल जीरो होने के लिए, p का डिफरेंशियल जीरो होने के लिए या तो p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, या और क्या कह सकते हैं, और क्या हमें होगा, p की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। या तो p की वैल्यू जीरो है तब भी डिफरेंशियल जीरो आएगा, और p की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कोई भी वैल्यू, यूनिफॉर्म वैल्यू कांस्टेंट है तब भी ये डिफरेंशियल जीरो आएगा। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि जीरो मतलब कांस्टेंट वैल्यू ये भी है जीरो, और यहाँ पे नंबर कोई भी 1 2 3 5 ऐसे कोई भी वैल्यू कांस्टेंट यूनिफॉर्म वैल्यू। सो p इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब जब भी किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तो उसका टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, तो यहां से दो कंडीशन मिल गई। हमने क्या लिखा, mb वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, और यहां से लिख दिया mb वेक्टर इक्वल टू जीरो। अब गिवन बॉडी की, यहां पे देखिए गिवन बॉडी के मास से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी इसका डिफरेंशियल जीरो होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते ना कि ये वैल्यू m v इक्वल टू कांस्टेंट। आप यहां पर देखें m नेवर बी जीरो, तो क्या जीरो होना चाहिए, वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब मास ऑफ बॉडी दोनों कंडीशन में अनचेंज रहेगी, मास ऑफ बॉडी से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हम क्या कह सकते हैं, आइदर बॉडी एट रेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किसको फॉलो करता है कि या तो बॉडी रेस्ट में हो या वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करे, या तो बॉडी कैसे हो, रेस्ट में हो, या क्या करे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो होता है। ये तो एक सिस्टम की बात हो गई, एक सिस्टम की बात हो गई। लेकिन अगर हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो निकाय है, उसमें कई सारे पार्टिकल्स हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, सो फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल रिमेन्स इन द सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बताया आपको कि फॉर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इफ नंबर ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट इन ए सिस्टम
then the total momentum of all the system is always remains constant. ठीक है, so that is the first particle का momentum, second का momentum, सबका जो वेक्टर सम है मोमेंटम का वो कांस्टेंट और जीरो के इक्वल होना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फॉलो करता है। इसी में हमारा आ गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन क्या आ गया? रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन आपने सुना होगा ये वेलोसिटी ऑफ गन। इसमें क्या होगा? Whenever a gunner, ठीक है, fired a bullet, जब भी कोई बंदूक वाला क्या करे, उससे गोली चलाए, तो उसका मतलब गोली चलाने से पहले वो एक सिस्टम था, तो उसका टोटल मोमेंटम क्या था? कंजर्व था, कांस्टेंट था। सो हम क्या कह सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ गन प्लस वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू कांस्टेंट या जीरो। अब आपने गन को इज इक्वल टू कांस्टेंट और हम ऐसे भी कह सकते हैं P1 वेक्टर, सिंपली स्केलरली लिखते हैं P1 इक्वल टू P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट और आइदर इट इज जीरो है, सो P1 इक्वल टू माइनस P2, सो mv दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट एंड कैपिटल M कैपिटल V वेलोसिटी ऑफ गन। तो अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं गन की, कि गनर एक्सपीरियंस जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो कितना जर्क एक्सपीरियंस करेगा पीछे की तरफ, तो आपने लिखा mv डिवाइडेड बाय कैपिटल M। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में होगी। बुलेट की वेलोसिटी से कैसे होगी? वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अच्छा अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल इज क्या है? अ फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन एक्ट ऑन द बॉडी। इतना फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, एंड बॉडी प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ऑफ हाउ मच? बॉडी प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट मास ऑफ बॉडी। क्या है क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन क्या गिवन है कि कोई पिंड है, कोई वस्तु है जिसका जो द्रव्यमान बल है वो है 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन, और उसका जो त्वरण है वो √2 मीटर पर सेकंड है। द्रव्यमान बतलाइए। बॉडी का फोर्स गिवन है आपको, और क्या गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है, मास पूछ रहे हैं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि एक्सेलरेशन आपका किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में है। एक्सेलरेशन किस फॉर्म में है? स्केलर फॉर्म में है। अच्छा, अब अगर एक्सेलरेशन स्केलर फॉर्म में है और फोर्स किस फॉर्म में है? वेक्टर फॉर्म में है, तो आपको यहां से ये पता नहीं पड़ेगा कि ये किस डायरेक्शन में है। तो हमने फोर्स को भी क्या कर लिया? स्केलर में कन्वर्ट कर लिया। किसी भी वेक्टर को स्केलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसका मॉड कैलकुलेट कर लेते हैं। मॉड कैसे निकालते हैं? इनके कोफिशिएंट का रूट के अंदर स्क्वायर कर दो। i का कोफिशिएंट कितना है? 6 प्लस इसका j का कोफिशिएंट कितना है? -8 इसका स्क्वायर, और k का कोफिशिएंट कितना है? 10 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 36 प्लस 64 प्लस 100। ये 100 प्लस 100 200 हो गया, तो रूट में 200 का रूट सॉल्व करोगे 10√2 न्यूटन। आपको क्या चाहिए था? मास चाहिए, तो फॉर्मूला लगाओ F इक्वल टू ma। F इक्वल टू ma, तो आपका मास क्या आएगा? मास ऑफ बॉडी की बात करें तो मास क्या आएगा आपका? मोड F वेक्टर डिवाइडेड बाय a। द्रव्यमान चाहिए ना वस्तु का, तो F फोर्स की वैल्यू क्या है? 10√2, और एक्सेलरेशन क्या है? √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो मास आ गया आपका 10 kg। मास कितना आ गया? 10 kg। ये आपका आंसर हो गया। तो मास कितना आ गया आपका? 10 kg। दिस इज द आंसर। फिर देखिए इसी टाइप का अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या है? ये आपका मास ऑफ द बॉडी कैलकुलेट किया हमने। क्या कैलकुलेट किया है? मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, उसकी बात करें अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान दीजिए, द अ ब्लॉक ऑफ 5 kg
अ ब्लॉक ऑफ 5 kg रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन, ठीक है, अ ब्लॉक ऑफ 5 kg रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन, एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई ब्लॉक है, वो घर्षण रहित तल पर रखा है। अ ब्लॉक ऑफ 5 kg रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन, ठीक है, इट इज स्ट्रक बाय ए जेट। इस पर क्या होता है, एक जेट है, ये जेट लिया हमने, ठीक है, इस जेट से क्या करते हैं, वाटरफॉल कर रहे हैं। इट इज स्ट्रक बाय जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकेंड। इस पर जेट पर जो वाटरफॉल हो रहा है वो कैसे फॉल हो रहा है, 3 किलोग्राम पर सेकेंड जेट से इस बॉडी पर, ठीक है, एंड इट इमर्जिंग विद स्पीड, आपको स्पीड भी गिवन है, ये जो वाटर इमर्ज हो रहा है इस वाटर की स्पीड गिवन है, वो क्या है आपको 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फिर से आपको क्या करना है, कैलकुलेट इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट करना है आपको इसमें, ठीक है। अच्छा, तो हम इसमें अगर इनिशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे इस ब्लॉक का, फिर से ध्यान दो, एक बॉडी थी 5 किलोग्राम की रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस प्लेन एंड ए जेट थ्रू विच अ वाटर ऑफ 3 kg पर सेकंड, इतना वाटर फॉल होता है इस पर, कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड से। इनिशियल एक्सेलरेशन चाहिए आपको इसका ब्लॉक का। सो देखो, अगर ये फॉल हो रहा है तो हमने फॉर्मूला लगाया फोर्स का, फोर्स F इज इक्वल टू, हिंदी में देखें तो एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड है जो घर्षण रहित तल पर रखा है, एक ये जेट है, इससे जो पानी है वो 3 किलोग्राम प्रति सेकंड से इस 5 किलोग्राम के पिंड पर गिरता है, जिसका वेग 4 मीटर पर सेकंड है। तो प्रारंभिक त्वरण ज्ञात करना है आपको इस ब्लॉक का। अच्छा, तो फोर्स की अगर हम बात करें कि बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट वाटर की रेट चेंज हो रही है, वाटर की जो फॉल हो रहा है ना, वाटर 3 किलोग्राम पर सेकंड से फॉल हो रहा है, तो F इक्वल टू V dm by dt। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, हमने कहा था अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, कह रहे हैं ना कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल होगा, ये किससे फॉल होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्वेश्चन में गिवन होगा इट फॉल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, F इक्वल टू, ठीक है, V dm by dt। वेलोसिटी क्या है आपके पास, वेलोसिटी क्या है 4 मीटर पर सेकंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास 3, F इक्वल टू 12। आप यहां से चाहते तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते थे, F इक्वल टू m इज इक्वल टू V dm by dt, ठीक है। मास ऑफ द ब्लॉक 5 है, एक्सेलरेशन ब्लॉक की तो चाहिए, वेलोसिटी वाटर की क्या है 4 है, कितना है 4 है, कांस्टेंट है जो, और मास ऑफ फॉल ऑफ वाटर 3 किलोग्राम पर सेकेंड। इसको आप सॉल्व करें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 12/5, ठीक है, तो 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इनिशियल एक्सेलरेशन हो गया इसका ब्लॉक का, क्या हो गया, इनिशियल एक्सेलरेशन हो गया। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, समझ आया।